अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। तारीखी आसार कदीमा या हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स किसी भी मुल्क की पहचान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये हमेशा से नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहा है। इसके रीज़न चाहे माजी की गवर्नमेंट को देखें या आज की मोनूमेंट्स को लेके, हेरिटेज को लेके, टूरिज़्म को प्रमोट करना इसकी लीस्ट प्रायोरिटीज़ में रहा है। और इवन सो मच सो अगर आप देखें कि अगर कुछ इंटरनेशनल हेरिटेज बॉडीज़ का प्रेशर ना हो तो कुछ ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो रिप्लेस हो जाएं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा विटनेस किया होगा पाकिस्तान में कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी कितनी मशरूम ग्रोथ है और किस तरह से उनके बिलियंस ऑफ रुपीज़ के स्कैम्स हैं। और इवन जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं माजी में भी और आज भी हम देखते हैं कि वो हुकूमत वक्त का सर का झूमर होते हैं। और दैट वोंट बी आउट ऑफ प्लेस इफ़ आई एम सेइंग इट, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत रेयरली हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर जो उनके टाइकून्स हैं जिन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस बनाया है उन पे हार्डली हाथ डाला गया है, शायद विद अ फ्यू एक्सेप्शन मे बी। और यहाँ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने की जब बात आती है उस पर भी हम कम काम करते हैं और अमूमन हमें बैंक करना पड़ रहा होता है, डिपेंड करना पड़ रहा होता है फॉरेनर्स के ऊपर। तो खैर, आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ द टाइम अगर पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करना है तो हेरिटेज के ऊपर अपना पूरा फोकस करे, बजट एलोकेट तो करे लेकिन उस पर लगाए भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, स्पेशली सिख दौर के मॉन्यूमेंट्स जो हैं इन पाकिस्तान, स्पेशली इन लाहौर। डॉक्टर तरनजीत सिंह भुटालिया साहब रिसर्चर हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनके लेंस से हम समझना चाहेंगे पाकिस्तान के हेरिटेज को और इनसे ऑफ कोर्स सजेशन भी हम लेंगे कि भाई कि आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सिख दौर के मॉन्यूमेंट्स को, तो कहाँ पे हम लैगिंग बिहाइंड इन इट्स प्रमोशन। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। तो सीधा क्वेश्चन आपसे भुटालिया साहब यही है कि बताएं कि आपने अभी कौन सा मेजर जो सिख इरा के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट किया और पब्लिक जाके उनको देखे और उसमें क्या कुछ डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तरनजीत सिंह भुटालिया। मैं यहाँ लाहौर में पहली बार आया था दिसंबर 2019 में। तब से मैं लाहौर 25-30 बार आ गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि कितनी बार यहाँ आया था। ये दो चीज़ें पहले मैं हेरिटेज की बात कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारी हेरिटेज कॉमन है। ये हेरिटेज बेशक मुस्लिम हेरिटेज हो, टैक्सला की बुद्धिस्ट हेरिटेज हो, हिंदू हेरिटेज हो, सिख हेरिटेज हो, क्रिश्चियन हेरिटेज हो और कोई धर्म की ना हो, ये हमारी जो हेरिटेज कॉमन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने रिकग्नाइज करना है, हेरिटेज सारी प्रिजर्व करनी है, ना कि अपने मजहब की, अपने धर्म की या अपने ग्रुप की। ये हमारी कॉमन है। दूसरा बात ये है जी, जो हेरिटेज है उसको मेरी ना दादी कहती होंदी सी, पंजाबी दसदा, कहते वो पेड़ जिहड़े हैं ना जिन्हें जड़ा नीवियां होंदियां वो कभी भी उखड़ते नहीं है। सो साडे जिहड़ी दीज हेरिटेज ऑफ आवर्स आर द रूट्स, जिन्हें जड़ा कहते हैं ना, ये हमारी जड़ें हैं जो हमें एंकर करके रखती हैं ताकि जब कोई तूफान आए तो ये पेड़ टूटे ना। तो दूसरी बात ये है कि हमें याद रखना है कि ये हमारी जड़ें हैं, इसलिए हमने इनको प्रिजर्व करना है। अब ये दो बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं जब से आया हूँ पाकिस्तान में तो मेरा प्राइमरली ये काम रहा कि सिख हेरिटेज जो है उसको, पहली बात तो कुछ हेरिटेज है जी जो बिल्डिंग्स हैं जो आपके सामने है। फिर कुछ ऐसी हेरिटेज है जिसको हम कहते हैं हिडन हेरिटेज। फॉर एग्जांपल एचएसएन कॉलेज जो है माल रोड पे, उस पे मेरे अब्बा जी पढ़े हैं, मेरे दादा पढ़े हैं, मेरे परदादा पढ़े हैं। अगर पार्टीशन ना होता तो आप सबको पता है मैं कहाँ पढ़ता, यहीं पर पढ़ता था। इसको कहते हैं जी हिडन हेरिटेज। अब मैं एक्शन से काम कर रहा हूँ
ताकि जितने पुराने सिख और हिंदू बॉयज़ यहाँ से ग्रेजुएट करके गए थे और स्टाफ इन 1947 उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। मैंने बहुत सारा जो इनिशियली काम किया है जी, वो किया है लाहौर फोर्ट के ऊपर, कि लाहौर का जो किला है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जी, कि जब अकबर ने ये जगह बनाई थी तब ये किला नहीं था, ये पैलेस था, क्योंकि रावी नदी जो है वो बिल्कुल नॉर्थ एंड पे साथ में लगती थी। तो जो अकबर ने बनाया वो एक पैलेस था इन लाहौर। उसके बाद अलग अलग मुगल बादशाह आए, लेकिन रावी नदी वहीं से जाती थी, तो इसको एक किला बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको किला किसने बनवाया? महाराजा रंजीत सिंह ने। जब उन्होंने 1801 में किले पे कब्जा किया तो उनके रिकॉर्ड्स में ऑर्डर हैं कि सामने वाली जो है फोर्टिफिकेशन और मोट वो बनाए जाए। सो महाराजा रंजीत सिंह ने कन्वर्ट किया एक पैलेस को इनटू अ फोर्ट। उसके ऊपर जी मैंने एक टूर गाइड लिखी है जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी आगे प्लान छपवाने वाली है, जिसमें ये डिटेल है कि लाहौर किले में जो अलग अलग बिल्डिंग्स थी, हमें मुगल दौर में पता है कि उधर क्या क्या होता था, शीश महल में क्या क्या होता था मुगल दौर में, लेकिन सिख दौर में वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल जो डायरीज थी कोर्ट की पर्शियन में रंजीत सिंह के टाइम की 1801 से लेके 1850 तक, उन सब की इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है। उसको करके मैंने फिर देखा कि हर एक बिल्डिंग में क्या था, उसका जो पुराना नाम है वो ढूंढा और वो उसको इकट्ठा करके वो टूर गाइड अब छापी है। अब डॉक्टर बुटालिया साहब, इसमें अमूमन हम लाहौर फोर्ट स्पेशली जाते हैं तो शीश महल ही हमारी तवज्जो का मरकज़ होता है। बिल्कुल। आपने इसको डॉक्यूमेंट किया पूरे फोर्ट को, तो थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें कुछ अलग से डिस्कवर किया फॉर द पब्लिक, कि अब कॉमन मैन जाए तो वो कहे भाई इन जगहों पे भी जाना है, शीश महल बियॉन्ड दैट, और शीश महल पे भी कुछ अगर बात करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। ये जो नाम शीश महल है ये अंग्रेजों के टाइम का है जी। मुगल के टाइम इसको कहा जाता था शाहबुर्ज। आप अगर मुगल रिकॉर्ड्स देखें तो जब ये एरिया सारा बना है इसको मुगल रिकॉर्ड में शाहबुर्ज कहा जाता था, और ये सारा एरिया जो है ये जनाना खाना था। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मुगल एम्परर जो हैं वो शीश महल के अंदर रहते थे। मुगल एम्परर दिल्ली का हो, फतेहपुर सीकरी का हो, लाहौर में, शीश महल में रहना जो है उनके लिए बहुत डेंजरस था। रात को वो हमेशा बाहर सोते थे। रंजीत सिंह ने ये सेम ट्रेडिशन कंटिन्यू किया, वो शीश महल के अंदर नहीं रहते थे, वो भी रात को सोने के लिए शीश महल के बाहर जाते थे। और अटैक का चांस था? बिल्कुल जी। देखो ना, उधर रात को इट वाज नॉट अ सिक्योर प्लेस, क्योंकि उसके अंदर जनाना खाना था ना, इतने नौकर थे। सो दूसरा बात जी, द रियलिटी इज कि हर एक राजा को रात को प्राइवेसी चाहिए थी, पर्सनल रीजंस। वो शीश महल इतनी रानियां देख रही, इतने लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो उनको था कि हम कहीं अलग जाके रहें। दूसरी बात जी, जब महाराजा रीत सिंह आए हैं तो इसका नाम बन गया था सम्मन बुर्ज। जो मुसम्मन है ना, सेमी ऑक्टागोनल पीछे वाला पार्ट है। सो सिख रिकॉर्ड में कहीं भी नाम शीश महल नहीं आता, सम्मन या मुसम्मन बुर्ज आता है। जब इंग्लिश आए तो उन्होंने आके इसको नाम दिया शीश महल। तो जब हमने वहां ये ना एक्चुअली लेयर्स हैं, इस टाइम जो हमें दिख रहा है वो अंग्रेजों की लेयर है, नीचे सिखों की लेयर है, नीचे मुगलों की लेयर है। और वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ने इंटरवेंशन की थी ना किले में, वो उन्होंने उतार दी है। तो अब हो क्या रहा है, आपको जो इस टाइम मोस्टली पेंटिंग और आर्ट वर्क जब आप लाहौर किले जाएं, जो आप सोचते हैं ना कि मुगल दौर का है, वो नहीं है। उसके ऊपर सिख दौर का काम था, वो आपको आजकल दिख रहा है। उसके नीचे जो है मुगल दौर का काम। तो ये ना, ये कंटिन्यूटी है जिसको वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी इंग्लिश टाइम का उतार के सिख दौर का अब दिख रहा है। तो कितना टाइम लगा आपको सिख दौर का जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हुए, स्पेशली रिलेटेड टू फोर्ट के अंदर जो है? यार जी, वो कहते हैं ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है। मैं तो अमेरिका में बैठ के, ये सारा काम मैंने अमेरिका में बैठ के किया है, यहाँ पर नहीं काम किया। अमेरिका में अपने घर में बैठ के मैंने कई रातें 3-3, 4-4 बजे तक पहले सारे पुराने अकाउंट पढ़े, फिर मुगलों के अकाउंट पढ़े कि मुगल जो है हर एक बिल्डिंग को क्या कहते थे। सलीम का दीवान खाना फॉर एग्जांपल, जहाँ महारानी जिंदा की हवेली है, उसके नीचे का पोर्श जो सलीम का दीवान खाना है। उससे ब्रदर मुझे फायदा ही हुआ कि मेरी अब जो किले की मुगल हिस्ट्री है ना, उसकी नॉलेज बढ़ गई।
ठीक है ना। मैं उतनी देर वो कमरा, एक बिल्डिंग आप ले लें, सिख दौर में कैसी बरती गई, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुगल दौर में कैसे बरती गई है। सो उससे मेरी अपनी नॉलेज बढ़ी है एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मुगल इसको कैसे यूज़ करते थे और सिख लोगों ने कैसे इसको मॉडिफाई और एनहेंस किया। फिर जी जैसे आपके वहाँ है हजूरी बाग, उसमें एक बारादरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो बारादरी है और हजूरी बाग एक ही टाइम बनवाए। जब मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड परवाने पढ़े हैं उनके डायरी में, उम्दत तारीख से बड़ा क्लियर है कि अराउंड 1812 में उन्होंने ऑर्डर दिया कि हजूरी बाग बनाया जाए। उसमें कोई बारादरी का ऑर्डर नहीं है। 1825 या 27 के पास आके उनका ऑर्डर है कि इसमें अब एक मार्बल की बारादरी बनाई जाए। सो ऐसा है जी कि ये सारे जो हैं इनको डॉक्यूमेंट करना, कई सोर्सेज थे, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे थे जो मैंने यूज नहीं किए। लाइक जी फॉर एग्जांपल एक ब्रिटिश सोर्सेज हैं, ठीक है। दूसरा सोर्सेज हैं, एक किताब चिश्ती ने लिखी थी, फिर कन्हैया लाल ने लिखी, उसको मॉडिफाई किया लतीफ़ ने। प्रॉब्लम ये है जी, चिश्ती की किताब में ये कहता है कि मैंने जो हिस्ट्री लिखी है वो मैंने रिसर्च करके नहीं लिखी, जो लोग कहते हैं ना मैंने कॉमन चीज बिलीव्ड है, कहता वो लिखी है। सो बाय द टाइम जो चिश्ती ने लिखा कि ओरल हिस्ट्री थी, वो जब तक आई अपना कन्हैया लाल से लतीफ़ तक वो एस्टैब्लिश हिस्ट्री बन गई। तो वो सोर्सेज मैंने यूज नहीं किए फॉर द ओरिजिनल रिसर्च कि सिख दौर में क्या होता था। राइट बुतालिया साहब, बिल्कुल बुतालिया साहब से डिस्कशन जारी रहेगी हेरिटेज के ऊपर, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ऑफ पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर बुतालिया साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ आपका कनेक्शन इन ए वे या रूट्स, जैसे आपने बताया कि आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर एचएसएन में पढ़े हैं, आप अपनी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी ऐसा मैं अपने व्यूअर्स को पूछूंगा, आप बताएं कि आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री कितनी पुरानी याद है। कोई कहेंगे 100 साल, कोई कहेंगे 300 साल, कोई कहेंगे 500 साल। मेरी फैमिली की हिस्ट्री जो मुझे पता है पाकिस्तान में इज ऑलमोस्ट 800 साल पुरानी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये डॉक्यूमेंटेड 1255 एडी में जब बाबा फरीद गंज शक्कर आप जिंदा थे, हमारे बुजुर्ग थे राय पागमल, वो मुल्तान से पाकपत्तन शरीफ आए, वहाँ आके उन्होंने भंडारा लगाया 2 साल के लिए, और बाबा फरीद ने हमारी फैमिली को खिताब दिया पंडारी। सो शुरू में हमारी फैमिली का नाम था पंडारी फैमिली। तो जी कोई अबाउट मैं कह रहा हूँ 1600 एंड 1700 अर्ली में हमारी फैमिली मूव की मुल्तान से गुजरात में एक शहर है कुंजा, वहाँ आके रहे। फिर हमारी फैमिली का नाम पै गया कुंजिया। ये वो टाइम था जब महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी की पावर उस एरिया गुजरात और गुजरात में बढ़ रही थी। मेरे जो बुजुर्ग हैं वो महाराजा रणजीत सिंह दादाजी के साथ काम करना शुरू किया। जब उन्होंने सॉल्ट माइंस फतेह की तो हमारे बुजुर्ग जो धर्म सिंह थे उसके मैनेजर लगे। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह के दादा और उनके फादर और उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ती गई, हमारी फैमिली की पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती गई। उस टाइम कोई अबाउट अर्ली 1800s में हम फिर मूव किए कुंजा से, गुजरांवाला के पास एक गांव है, वहां आके हम रहे। तब तक हमारे बुजुर्गों की 42, जिसे पंजाबी में कहते हैं बताली नंबर, 42 या बताली जगीरें थी। तो जब कि पूछता था कि आप कहाँ जा रहे हो, कहते बताली जगीरे या बुतालिया के जा रहे हैं। तो उससे मेरा जो नाम है बुतालिया वहां से आता है। हमारा गांव जो है बुताला झंडा सिंह, वो मेरे बुजुर्गों के नाम पे अभी भी गुजरांवाला के पास है। सो इसलिए यहाँ जो कनेक्शन है ना इस जगह से, मेरी दादी पढ़ी हुई है क्वींसबेरी कॉलेज लाहौर, मेरे फादर, दादा और परदादा एक्सन कॉलेज पढ़े हुए हैं। तो जहां भी हम देखते हैं ज्यादा हेरिटेज मेरी फैमिली की यहां पर है, ना कि बॉर्डर के पार। बॉर्डर के पार आफ्टर 1947 है, उससे पहले ऑलमोस्ट सारी यहाँ पर। तो बुटालिया साहब, आपके पास पुरानी तस्वीरें होंगी, वो लाहौर का बताएं पुरानी तस्वीरों में। और आप फर्स्ट टाइम जब लाहौर आए, क्या फ़र्क था उसमें? जी जब पहली बार मैं दिसंबर 2019 में लाहौर आया, पहली बार एयरपोर्ट में उतरा,
तो मुझे लग रहा था कि सारी लेडीज ने बुर्का डाला होगा। मुझे बुर्के वाली मिली कोई नहीं, मैंने कहा छुपा के रखी है मेरी से। फिर पता लगा हाँ कुछ है जो बुर्का डालती हैं, सारी को बुर्का डाल के नहीं रखा। अच्छा, फिर मैं जी जब सुबह मैं एयरपोर्ट से आया टू वारी होटल, मैं जैसे आ रहा था तो मैंने राइट साइड पे नजर मारी और वहां पे लिखा हुआ है एचएसएन कॉलेज। मेरा जी रोना निकल गया। इसलिए मुझे अभी लाहौर में लैंड किए हुए घंटा भी नहीं हुआ, मैं एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहा हूँ और मेरे सामने वो जगह आ गई है जहाँ मेरे अब्बा जी, मेरे दादा और परदादा पढ़ते थे। मुझे पता था मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि आधे घंटे में वो जगह मेरे आगे आ जाए। तो ये जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना, इस जगह से, इस ज़मीन से, इन लोगों से, यहाँ के कल्चर से, लैंग्वेज, वो हमारा ही कल्चर है। एज एन एग्जाम्पल, जो मैंने पहली बार शलवार कमीज डाली, ओह मैंने कहा ये तो बनी मेरे लिए। हाँ, मतलब मैंने कहा इतने साल मैं कैसे ऐसी चीज़ डाल नहीं सका। अब मैंने पेशावरी जुत्ती डाली हुई है। मैं अमेरिका में भी जो क्लास पढ़ाने जब निकर डाल के जाता हूँ वही डाल के जाता हूँ। गर्मियों में ऑलवेज पेशावरी जुत्ती डाली हुई है। तो जी ये ना हमारे कल्चर और मेरे लिए बहुत इंटेग्रल है। तो ये एक पार्ट मेरी हेरिटेज थी जो मैंने खोई हुई थी, लेकिन अब मैं वो हेरिटेज रिक्लेम कर रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। मुझे ये भी नहीं पता था कि अपना जो ये सूफ़ी सेंट्स हैं सारे, बाबा बुल्ले शाह हो गए, ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए, हीर वारिस शाह सारे, अब उनके साथ मुझे मौसीकी का बहुत शौक़ है। तो अभी मैं रिसेंटली जी केपी के बुनी गया था, तो हम 3 कवाल में साथ लेके गए थे अपना यहाँ से बाबा बुल्ले शाह के दरबार से। सो इस सब से जी मेरी अपनी जो लाइफ है वो बहुत इनरिच हुई है। बुटालिया साहब ये बताएं कि देखें सिख मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट समहाउ उस पर तवज्जो देती है क्योंकि इंडियन सिख आते हैं, रेगुलरली आते हैं। अभी तो खैर पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद वो भी रुक गया, उसके ऊपर हम आएंगे, बात करेंगे। तो वो मॉन्यूमेंट्स आप बताइएगा कि वो किस शेप में है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके लेंस से हम जानना चाहेंगे, तो उसके अलावा जो बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं सर्टेनली वो भी आपने विजिट की होंगी, और उसमें आपने क्या कमियां पाई बीइंग अ टूरिस्ट, वो बताइएगा। ये ऐसा है कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो टोटल नंबर ऑफ सिख हिस्टोरिकल श्राइन्स या बिल्डिंग्स वगैरह वो कई तरह की हैं। सो लेट मी पैराफ्राइज के क्या क्या हैं वो। पहले हम बात करते हैं वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे जो हमारे पैगंबर जो 10 गुरु साहिबान थे उनके टाइम के हैं, क्योंकि वो सारा देखिए ना, गुरु नानक अल्टीमेटली ननकाना साहब में उनकी पैदाइश हुई, पूरी लाइफ वहाँ रहे। जब उन्होंने जाना था ट्रैवल के लिए, वो मक्का गए हैं, वो इंडिया की तरफ भी गए, वापस ननकाना साहब ही आ गए। साथ में उनके साथ एक रबाबी था पाई मर्दाना, उसके बाद सेटल हुए करतारपुर साहब में हुए। सो वो तो रहे इस तरफ हैं, घूमने के लिए उधर गए। घर कहाँ था उनका? घर उनका यहीं था। ठीक है जी। सो एक तो हैं वो जगह जो हमारे गुरु साहिबान के साथ हैं, फिर उनके जो कुछ सिख लोग थे मशहूर उनके साथ हैं। फिर आता है जी वो दौर जिसमें मिसल दौर, जिसमें जो इस टाइम हुक्मरान थे लाहौर के, उन्होंने सिख अत्याचार किए, उनके गुरुद्वारे हैं लाहौर में और पाकिस्तान में। फिर आते हैं महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, कि जिसमें जी अब ये बना है, हजूरी बाग बना है, फिर हमने अठतरा बना है किले के अंदर, और कई जो किले में, और शेखुपुरा किले मॉडिफाई किया, जमरूद फोर्ट बनवाया। सो एक वो है। टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो हैं जी पाकिस्तान में जो सिख इंटरेस्ट हेरिटेज की हैं वो कि 500 से ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा साइट्स को डॉक्यूमेंट करना कोई आसान काम नहीं है, और ना एक आदमी का काम है, ना एक साल का काम है। गवर्नमेंट का तो है ना, गवर्नमेंट तो उस पे पूरा डिपार्टमेंट है, वो तो कर सकती है इसको बिल्कुल जी करके, और फिर उसको प्रमोट कर सकती है। प्रमोशन वाला काम तो बात आएगा, पहले इसको डॉक्यूमेंट करना ही एक बड़ा चैलेंज। बिल्कुल जी। जी आप ये नोट करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन है, पर उसके लिए पैसे भी हैं, मोटिवेशन नहीं है। और एक रीजन ब्रदर मोटिवेशन नहीं है इज कि कई लोग सोचते हैं कि हमारी हेरिटेज नहीं। इंडिया में कई लोग सोचते हैं कि मुस्लिम हेरिटेज हमारी हेरिटेज नहीं है। पैसे हैं लेकिन उसको प्रमोट नहीं करते। सो यहां पर पीपल आर लॉट मोर ओपन टू दैट। नंबर 2 जी, जो हिस्टोरिकल हमारे गुरु साहिबान के हैं वो कोई 200-250 हैं पुराने ऐतिहासिक जगह, उस पर मैंने फोकस किया जी। जी बहुत सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये गवर्नमेंट के पार्ट पे ये चीज़ जाएगी कि वो इसको ऑन नहीं कर पाती कि ये हमारा हेरिटेज नहीं है। कलेक्टिवली वो तो अब कंट्री का ही होता है ना, मतलब चूँकि इट इज़ मे बी सिख है या हिंदू है तो उस पर शायद उस तरह से तवज्जो नहीं है। आप जो बता रहे हैं, आप इस तरह देख रहे हैं इसको कि गवर्नमेंट ये सोचती है या कि ओवरऑल एक कलेक्टिव सोच होती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब ऐसा अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो आपसे मैं एग्री करूंगा। 10 साल पहले सिख हेरिटेज की कोई खास अप्रिसिएशन नहीं होती थी पाकिस्तान में, लेकिन वो व्यू पॉइंट अब सरकार, वेदर आप आपकी सरकार या पिछली सरकार की बात करें, वो चेंज हो गया है। एग्जाम्पल इज करतारपुर साहब कॉरिडोर। इतने पैसे इन्वेस्ट करने जो है वो हेरिटेज अब कंबाइन हो गई है विद टूरिज्म, ठीक है जी। सो मेरा इस टाइम मेरा ओपिनियन ये है कि सरकार प्रमोट करती है, लेकिन ये हम सरकार की वेट नहीं कर सकते। मैं एक जगह से आता हूं अमेरिका में, जहां पर अपनी सरकार को गालियां निकालना हमारा फेवरेट पास टाइम है। हाँ जी, हाँ। तो हम ये कहते हैं कि सरकार कुछ करे लेकिन हम भी साथ में ये काम करें। सो मैंने ये काम किया है कि जो हम प्रोजेक्ट इस टाइम कर रहे हैं जीवे साझा पंजाब के साथ, जितने भी कई लोगों ने आपको पता किताबें लिखी हैं हेरिटेज के ऊपर, सब वापस जाते हैं टू इंग्लिश सोर्सेज। जो मेरा काम है यूनिक है इन द सेंस कि मैं इंग्लिश सोर्सेज यूज नहीं करता। 1947 से पहले मुझे 8 या 9 किताबें मिली हैं जो गुरमुखी में हैं, सिख गुरुद्वारों के बारे पाकिस्तान। लेकिन अगर मैंने यहाँ की लाहौर की मस्जिदों पे कुछ लिखना हो तो मैं अंग्रेजी की जगह मुझे उर्दू की ऑपरेशन आनी चाहिए ना। सो मैंने वो 8-9 किताबें पढ़ी, उनमें से लिस्ट बनाई कि कौन कौन से ऐतिहासिक गुरुद्वारे कहाँ पर हैं। वो कोई ब्रदर 250 को हैं, 250 अप्रॉक्सीमेटली। और अब मैंने जो काम किया है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट एट टाइम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, सही। लाहौर डिस्ट्रिक्ट पूरा रिसर्च कर लिया है, इसमें 35 या 36 साइट्स थी लाहौर डिस्ट्रिक्ट में। हर एक को विजिट किया है, हर एक पे एक वीडियो बनाया है, हर एक के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो काम हो गया है जी। अब अगला जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है पसूर डिस्ट्रिक्ट। वो 6-8 महीने में हो जाएगा, उसकी भी एक बनेगी। फिर हम पंजाब के बाद केपी के जाएंगे, सिंध जाएंगे। कोई सिख हेरिटेज के लिए पंजाब में नहीं है, वो थ्रू आउट पाकिस्तान में स्प्रेड आउट है। थोड़ा हमें बताइएगा इसमें, टेक अस थ्रू टू अमेरिका और इंडिया एज वेल। वहाँ पे जो हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के हवाले से और प्रमोट करने के हवाले से उनकी गवर्नमेंट जो काम करती है, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कीजिएगा, सिंस यू बीन हियर फॉर। जी, ऐसा है कि इस टाइम अमेरिका में बहुत ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें ट्रंप गवर्नमेंट आई है। मेरे हिसाब से तो इससे बुरी गवर्नमेंट हमारी सरकार, बताया ना, हम तो सरकार को बहुत गालियां निकालते हैं। अब तो ज्यादा चांस है क्योंकि ट्रंप साहब वहाँ पे है। हाँ, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने फंडिंग कट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट हर एक चीज़ पे। स्पेशली अपना जो इंटरनेशनल जितनी यूएन, देखो लॉट ऑफ अच्छा जो काम होता है यूएन एजेंसीज करती हैं ऑन हेरिटेज, उसकी फंडिंग कट कर दी है, यूएसएड की कर दी। तो यूएस में प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है। इंडिया में जी वेरी इंटरेस्टिंग है कि जो करंट मोदी सरकार है, आप अगर नोट करें, वो इस्लामाफोबिया प्रमोट करती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, लेकिन एट द सेम टाइम ताजमहल को रखा है पैसे बनाने के लिए, ठीक है जी। सो उसको बुरा नहीं कहते हैं। देयर आर ग्रुप्स विद इन द मोदी गवर्नमेंट जो कहते हैं कि ताजमहल के नीचे एक हिंदू मंदिर था, ठीक है, लेकिन ताजमहल को प्रमोट होता है। सो इंडिया में ये डायकोटमी है कि इंडिया जो है बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स को प्रमोट करती है ऑफ मुस्लिम्स, बट इतनी वहां पर इस टाइम मॉस्क्स हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्टिवली और इनएक्टिवली प्रमोट करती है कि ये इसके नीचे मंदिर है, विद द इम्प्लीकेशन जैसे बाबरी मस्जिद को ढाया था, उनको भी तोड़ के इनको दोबारा मंदिर बनाया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है इस टाइम चैलेंज पे, और ये एक पूरा हेरिटेज को थ्रेट है इंडिया में भी। करेक्ट। तो वहाँ पे वॉइसेस नहीं रेज हो रही इसको कि भाई ये स्पेशली इंडिपेंडेंट उसकी, ज़ाहिर है मुस्लिम तो इसके हवाले से बात करेंगे, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में है, लेकिन आप जैसे रिसर्चर जो हैं या जो वर्ल्ड हेरिटेज बॉडीज़ हैं उस हवाले से इस पे बात नहीं करेंगे भाई मोदी गवर्नमेंट इसको ना टच करें। ये चैलेंज ये है कि पिछले 10-12 साल से जो सेकुलर वॉइसेस हैं इंडिया में, उनको मोदी ने बंद कर दिया। जो कहता है वो कहते हैं, आप अगर मुस्लिम की बात करेंगे ना तो कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाओ या आप इंटरनेशनल हैं। ये चैलेंज आ रहा है। मोदी ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। उससे हुआ क्या है कि
कोई भी चीज अगर मुसलमान के नाम की आती है, इमीडिएटली वो अपने दिमाग में ना जो एक कनेक्शन बनाया दिया उसने कि मुस्लिम मींस मुगल अट्रॉसिटीज, राइट अवे औरंगजेब की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली। सो मतलब वो जो इस्लामोफोबिया है ना, वो इतना ज़्यादा हो गया इंडिया में कि मुस्लिम प्लेसेस की कंजर्वेशन और आगे करनी बहुत बहुत मुश्किल हो गई। डॉक्टर बुतालिया साहब से हम आगे चल के जानेंगे करतारपुर जो है, करतारपुर एक हिस्टोरिक स्टेप लिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, बैक इन 2019 में ओपन किया फॉर इंडियन सिख, और ये बहुत बड़ा उनके लिए सेक्रेट प्लेस है, उनकी होली साइट है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद इंडिया ने वहाँ पे भी दाखला बंद कर दिया है इंडियन सिख का। क्या इसकी इम्प्लिकेशन है और इस क्या फीलिंग है इंडिया में स्पेशली ऑफ सिख की, डॉक्टर बुतालिया से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जी डॉक्टर बुतालिया साहब, करतारपुर के हवाले से जैसे मैंने बात की तो उस पर बताइएगा कि क्या अब ये कब तक बंद रहेगा? इसको तो नहीं टच करना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दाखला बंद कर दिया है इंडियन सिख का इनटू करतारपुर साहब हमारी साइड से नारोवाल। ब्रदर ऐसा है कि इसको सुलझाने के लिए हमें बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्यों बना, क्यों इसकी एक्सेस खुली, इंडिया ने क्यों कोऑपरेट किया, उससे हमें आंसर मिलेंगे कब दोबारा खुल सकता है। ये पहले तो मैं रिकग्नाइज करें कि ये वो जगह है जहाँ हमारे जो पहले पैगंबर थे श्री गुरु नानक साहब यहाँ आके रहे, यहीं पूरे हुए, ठीक है ना, उस जगह पे आके। सो करतारपुर साहब जो है ये सिखों के लिए बहुत मुकद्दस जगह है, ठीक है जी। पहली बात तो ये है। अब जी ये इसकी जो डिमांड है करतारपुर साहब कॉरिडोर की, ये मुझे एटलीस्ट पता है लोग जो कनाडा और बाहर में इनको 25 या 30 साल हो गए थे, खुलने से पहले ये काम चल रहा था। अब लोग कहते थे कि भी जो काम कर रहे थे ना, कहते कि तो कभी भी नहीं होगा, इट विल नेवर गेट डन, लेकिन हो गया। देखो जी मिरेकल्स होते हैं। द फैक्ट दैट करतारपुर साहब खुला है ये कोई उजूबे से कम नहीं है। और ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि इमरान खान और हमारे वहाँ पे एक सरदार जी हैं, उनकी आपस में दोस्ती बन गई, ठीक है जी। सिद्धू साहब बिल्कुल जी, उन्होंने इसको पुश किया। ये वो टाइम था जी जब बीजेपी सरकार, जो मोदी की सरकार है, उसकी इलेक्शनें आ रही थी पंजाब में। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बेट लगाई कि क्योंकि हम करतारपुर साहब कॉरिडोर खोल देंगे तो हम पंजाब में जीत जाएंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि सिखों की मुकद्दस जगह है, उन्होंने वहां जाना है। देयर ऑब्जेक्टिव वाज एसेंशियली पॉलिटिकल वोटे, पंजाब में वोटे ले, ठीक है जी। अब क्या हुआ, कॉरिडोर खुल गया। मोदी आपको जैसे पता है कि पार नहीं आया, वहीं रह के मोदी वापस चला गया। सिख संगतें आनी शुरू हो गई। उसमें जी कोई ऑलमोस्ट कैपेसिटी है कोई 2,500-3 हज़ार की, जो रोज आ सकते हैं इंडिया से, लेकिन 200-300 आते हैं। तो उसके बाद में भी इंडिया ने ना इसको ट्रिकल डाउन किया है कि कम से कम लोग हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन प्रोसेस में इंडिया में बैठे आपने जाना है तो पहले आप अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन डालेंगे, आपका पुलिसमैन आपके घर आएगा, आपके जो साथ में जितने लोग रहते हैं उनसे बात करेगा। इसका मतलब है टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम, कि प्रोसेस इतना कम्बरसम कर दो और ह्यूमिलिएटिंग कि बहुत कम लोग जाएं, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान रेडी था कि जो लोगों ने आना है उनके पास पासपोर्ट जरूरी नहीं है, इंडिया रिक्वायर्ड के पासपोर्ट हो। चलिए वो सारा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो सिख लोग हैं इंडिया से वो आने शुरू हो गए। और मेरे जैसे जो फॉरेन हैं अमेरिका से, हम जब जाते थे तो यहाँ से होके, लाहौर से होके, नारोवाल से होके हमने करतारपुर चले जाना। अब जी होगी जो रिसेंटली झगड़ा इंडिया पाकिस्तान में, मेरे हिसाब से मोदी एक्सक्यूज ढूंढ रहा था कोई कि करतारपुर साहब को बंद किया जाए। दूसरी बात, पहले ये बात भी चल रही थी कि रात को ना जो उधर यात्री आते हैं वो रात भी रहे करतारपुर साहब में आके। जी व्यूअर्स हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में एनीथिंग विद पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी रिस्क, प्लेन एंड सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, उनको एक एक्सक्यूज चाहिए था बंद करने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया।
अब हुआ क्या है कि नॉट ओनली वो बंद किया, जत्थे आते हैं अलग अलग गुरपुर पे, वो भी बंद हो गए। जो मुझे पता लगा है कि अब प्रेशर पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे फ्रॉम रिलीजियस फ्रीडम पर्सपेक्टिव कि इसको दोबारा खोला जाए, जो जत्थे यहाँ आते हैं वो भी आए और करतारपुर कॉरिडोर भी खोला जाए। इसमें अगर कोई प्रोग्रेस होगी जी, वो होगी बाय द एंड ऑफ द ईयर, उससे पहले मेरा ख्याल नहीं कोई प्रोग्रेस। अभी रणजीत सिंह की डेथ एनिवर्सरी हुई है, उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, नॉट ए सिंगल सिख। करेक्ट। तो मुझे बताएं कि क्या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, मोदी गवर्नमेंट को क्या डर क्या है सिख गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान? इस तरह का कुछ डर है कि? देखो जी, अकेला मोदी को डर नहीं, ये डर तो 47 का है। क्योंकि बिफोर 1947 सिख और मुस्लिम की दोस्ती बहुत थी आपस में। देखो जी, होता क्या था कि हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि लॉट ऑफ देम मनी लेंडर्स यहाँ पर, तो उनकी मुस्लिम इतनी बनती नहीं थी, बिकॉज पैसे लेने देने गिरवी रखना। सिखों के साथ उनकी रहनी, पंजाबी की रहनी बहनी सी, खाते थे इकट्ठे, बैठते थे। हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली, जितने भी पाकिस्तान पंजाब के जट हैं, आप चीमे ले लो, आप चट्ठे ले लो, संधू ले लो, गिल ले लो, राणे भी मेरा अगर वो पंजाबी जट हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ देम के एंसेस्टर जो थे वो सिख थे 100%। और वो कब कन्वर्ट हुए? वो 47 में कन्वर्ट नहीं हुए। ये जो कन्वर्जन शुरू हुई थी फ्रॉम सिख टू मुस्लिम इन अबाउट 1860s और 70s, जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था पंजाब के ऊपर, ये चली है टिल अबाउट 1920। तो मेरे बहुत दोस्त है, को मन से पूछूं, मैं कहता मेरा दादे की नानी का अब्बा जो था, तो वो टाइम पीरियड आ गया, वहां पर था 4-5 जनरेशन पहले। तो ये सो होता क्या है जी कि यहाँ का जो पंजाबी जट मुसलमान है ना पंजाब का, वो जब लोकल कोई सिख को मिलता है लाहौर के, वो है पठान, उनको तो पंजाबी आती नहीं, ठीक है, उनमें जब उसे मिलता है तो वो उर्दू बोलता है, वो भी उर्दू बोलता है। लेकिन जब कोई पंजाबी सिख मेरे जैसा इंडिया से या बाहर से आए, उसको फिर अपने जो बुजुर्ग हैं वो दिखते हैं। ये प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है कि आपको दूसरे के अंदर अपने एंसेस्टर्स देखें। ये जो डर है ना, दूसरी बात, पंजाब जो है बॉर्डर पे है, ये हमेशा सिक्योरिटी रिस्क रहा है। इंडिया पंजाब को देखता है कि सिखों की और मुसलमानों की आपस में बने ना जाए। देखो गुरु नानक साहब के साथ एक ही कंपेनियन था, कौन था वो? बाबा मर्दाना मुसलमान था, रबाबी। तो सिखों और मुसलमानों की, दूसरा ये हमारी जो धर्म है ना, हमारी थियोलॉजी बहुत कॉमन है। हम एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन अल्लाह हमारा एक है। इसलिए जी जो ये कॉमनैलिटीज है ना, शुरू से इंडियन स्टेट में थ्रेट रही है कि ये एक तो बॉर्डर पे है और दूसरी की आपस में दोस्ती ना हो जाए और आपस में मिल ना जाए। एवरीथिंग इज व्यूड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जो जत्थे भी आते हैं यहाँ पर, जो जत्थे करतारपुर साहब भी आते हैं, उनके पास इंडिया के इन्फॉर्मेंट भी आते हैं, वो हर एक पे नजर रखते हैं क्या कर रहा है, किससे मिल रहे हैं। एंड वर्स्ट इज जब वो वापस जाते हैं ना, उनसे इंक्वायरी होती है, एतवा का बॉर्डर जब खुला था, कि आप किसको मिले, क्या किया, अपना फोन दिखाओ, फोन पे किसके नंबर है, इससे आधा घंटा आपने क्यों बात की। ये सारे तरीके हैं कि लोगों को पाकिस्तानियों से मिलना, प्यार बढ़ाने के लिए रोका जाए। जी, अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने काफी सारे व्लॉगर्स जो हैं, जो पाकिस्तान से समहाउ कहने पाकिस्तान का विजिट किया है, या पाकिस्तान से कोई ना कोई हल्का फुल्का कनेक्शन है, दोस्त हैं, तो उनको डिटेन किया हुआ था। पीछे काफ़ी खबरें चल रही थी, आपकी डेफिनेटली नज़र से गुजरी होंगी इस सिलसिले को लेके। लेकिन अगेन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एंटी पाकिस्तान वाला मामला जो है, तो ये बताइएगा डॉक्टर बुतालिया साहब के पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन जो है इस टाइम बिल्कुल लोएस्ट एप पे हैं। कोई पीपल टू पीपल एक्सचेंज वाली बात नहीं, कोई वीज़ा इशू नहीं हो रहा, ना उधर से ना इधर से, कोई तजारत नहीं हो रही, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मज़ीद जिस तरह से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सट्रीम इस पोस्चर लिया हुआ है पाकिस्तान को लेके, लगता नहीं है कि हालात कुछ बेहतर हों बिटवीन द टू कंट्रीज़। आप क्या देखते हैं कि वे फॉरवर्ड दोनों के लिए क्या है, और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया? ये ऐसा है कि अबाउट 20 years ago इंटरनेट था नहीं,
ये फ़ोन नहीं था, तो जो फिजिकल बॉर्डर था ना, इट मेड श्योर कि जो पंजाबी दोनों तरफ हैं, इंडियन या पाकिस्तानी लोग हैं, आपस में मिल ना सके, बात ना कर सके। सो वो बड़ा सिक्योर था। जब से ये फ़ोन और इंटरनेट आया है, इसने वो बॉर्डर जो है ना, उसको इररेलेवेंट कर दिया। बिकॉज आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। ये सारा जो काम इस टाइम हो रहा है ना, पिछले 10 साल में, ये जो अब ना व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इज एन ई बॉर्डर। समझे मेरी बात? फिजिकल बॉर्डर इररेलेवेंट हो गया, लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब उस ई बॉर्डर की पुलिसिंग हो रही है कि जो कोई भी पाकिस्तान की दोस्त से बात करता है, उसके घर आईबी पुलिस आ जाएगी। लोगों ने अपने फोन के ऊपर +92 नंबर डिलीट कर दिए हैं। ये पर्पस था उसका, जो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा है ना, कि लोगों को डराओ कि आप उनसे बात ही ना करो। So, अब ये जो पुलिसिंग फिजिकल बॉर्डर की थी ना, वो ई पुलिसिंग पे आ गई है। अब आपका जो सवाल था कि आगे फ्यूचर क्या है, जी आगे फ्यूचर ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, मैं बिलीव करता हूं कि बेशक मेरी लाइफ, मेरे बच्चों के लाइफ में इनकी आपस में बनेगी। आई टेल यू व्हाई। देखो, जब वाजपेयी यहां आया था पाकिस्तान में, back in 99, हाँ, he put a hand of friendship, पाकिस्तान was not ready। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान हाथ हिला रहा है, इंडिया इज नॉट रेडी। एक दिन होगा जब दोनों के हाथ इकट्ठे मिलेंगे, होगा ये जरूर, क्योंकि हमें एक दूसरे की इकोनॉमिक नीड है। लेकिन उससे पहले हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। जितनी देर में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो दोस्ती आपस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। आपको एग्जांपल देता हूं, यूरोप में देखिए कंट्रीज जो हैं, कितना लड़ी हैं, 5-5 लड़ी हैं एक दूसरे के साथ, राइट? अब क्या है, फॉर इकोनॉमिक रीजन यूरोपियन इकट्ठी आ गई। सो हमारा फ्यूचर जो है वो सेपरेट नहीं है, हमारा फ्यूचर इकट्ठे है। ये हमने नहीं भूलना। साउथ एशिया का पूरा फ्यूचर जो है वो इकट्ठे है। जितनी देर हम अलग अलग रहेंगे, जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गई, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, दोनों को वेपन्स बेच रहे हैं। देखो ना, दोनों को वेपन्स, वही पैसे अगर हम लगाएं आपस में इकट्ठे होके फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन, गरीबी हटाएं, वो हमारा फ्यूचर है। ना कि अमेरिका से और रशिया से और यूरोप से हम दोनों वही वेपन्स खरीदें, एक दूसरे को मारें। इस टाइम जो टाइम है, लग रहा है ये दो भाई हैं जो एक लाइक नहीं करते हैं, पर मार भी नहीं सकते एक दूसरे को। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली दोनों भाइयों की दोस्ती होगी, लेकिन वो टाइम लगेगा। और हमारा क्या काम है, हमारी यंगर काम ये है कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकानें लगानी। नफरत के बाजार में हमने प्यार की दुकानें लगानी है। हर एक आदमी, मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे दोस्त ने बताया था ये, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये फ्यूचर से अगर हम इस नफरत के बाजार में और प्यार की दुकानें लगाएंगे, इससे ही चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू डॉक्टर भुटालिया साहब फॉर योर टाइम, और अच्छी डिस्कशन रही, और आपके विद दैट मैसेज ऑफ होप कि दोनों कंट्रीज जो हैं अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं टेबल के ऊपर बैठ के सेटल करें, ना कि हाथों में गन लेके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।